एक गांव में सुमन अपनी बेटी पल्लवी के साथ रहती थी। सुमन की शादी नहीं हुई थी, बल्कि उसे उसके प्रेमी ने छोड़ दिया था और उसी की ये नाजायज बेटी थी। इस वजह से सभी लोग ने सुमन को गांव से बाहर निकाल दिया था और सुमन गांव के बाहर एक घर में रह रही थी। पल्लवी 7-8 साल की एक सुंदर बच्ची थी और उसे इन सब बातों का पता नहीं था कि गांव वालों ने आखिर उसकी माँ को क्यों गांव से बाहर निकाल दिया। पर वो हमेशा अपनी माँ से एक ही सवाल पूछती थी कि आखिर गांव वालों ने उसे गांव से क्यों बाहर निकाला और उसके पिता कहाँ हैं। पर इन सब के जवाब सुमन अपनी बेटी को नहीं दे सकती थी, क्योंकि अभी उसकी बेटी इतनी बड़ी नहीं थी। एक दिन की बात है, सुमन खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी पल्लवी आ जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझे पता है तुम्हें क्या पूछना है, पर तुम बार बार वो सवाल क्यों पूछती हो? मैंने तुमसे कह दिया ना, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। पर माँ, मुझे अभी जानना है, मुझे बड़ा नहीं होना है। यदि मैं बड़ी ना हुई तो? अरे, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम बहुत बड़ी होगी और मुझे यकीन है कि तुम बहुत ही सुंदर निकलोगी। मुझे पता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, पर आप मुझे बातों में उलझाओ मत और ये बताओ कि हमें गांव वालों ने क्यों निकाल दिया और मेरे पिताजी कहाँ हैं? जब मैंने तुमसे कह दिया है कि अभी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती हूँ, तो तुम्हें एक बार में समझ क्यों नहीं आता है? और ये कहकर सुमन पल्लवी पर चिल्लाने लगती है और इससे पल्लवी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब सुमन को एहसास होता है कि उसने पल्लवी को कुछ ज्यादा ही कह दिया, तो वो पल्लवी को मनाने के लिए जाती है, पर उसे पल्लवी कहीं भी नहीं दिखाई देती। इससे सुमन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और पल्लवी को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी पल्लवी उसे एक पेड़ के नीचे बैठी दिखाई दे जाती है और वो उसके पास जाती है और पल्लवी से कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आ गई? तुम्हें पता है मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। तुम मेरी नजरों से दूर मत जाया करो। तो फिर आप मुझे बताती क्यों नहीं है कि मेरे पिता कौन है और हमें गांव से बाहर क्यों निकाल दिया गया? आप यदि मेरे सवालों के जवाब दे देंगी तो फिर मैं आपसे कभी कोई सवाल नहीं पूछूंगी। मुझे पता है कि तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए, पर इसके लिए तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा। पर अभी तुम में इतनी समझ नहीं है कि मैं तुम्हें इन सवालों के जवाब दूं। अभी तुम इन जवाबों के लिए बहुत छोटी हो। पर माँ, मैं कब बड़ी होंगी? आप मुझे जल्दी से जल्दी बड़ा कर दीजिए, जिससे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाए। मुझे पता है कि तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें जरूर तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे दूंगी। अब तुम घर चलो, वैसे भी शाम होने वाली है। और ये कहकर सुमन पल्लवी को घर पर ले आती है। घर पर आने के बाद वो अपनी बेटी को खाना खिलाती है और उसे सुला देती है। रात के समय जब पल्लवी सो रही होती है तो सुमन को नींद नहीं आती, क्योंकि उसके दिमाग में पल्लवी के सवाल गूंज रहे थे और वो ना चाहते हुए भी उनके जवाब नहीं दे पा रही थी। और वो अपने आप से कहती है, मैं कैसे पल्लवी को समझाऊं कि मैं उसके सवालों के जवाब नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वो अपने पिता के बारे में जानना चाहती है, पर उसके पिता तो उसे कब का छोड़कर चले गए हैं। और रही गांव वालों की, तो मैं उसे कैसे बताऊंगी कि मैं एक कुंवारी माँ हूँ? ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगेगा। हे भगवान, अब आप ही कुछ करिए। और ये कहकर वो भगवान से प्रार्थना करने लगती है और फिर सो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ पल्लवी अपने सवालों को नहीं भूलती है, क्योंकि वो उन्हें जानना चाहती थी। और एक दिन की बात है कि जब पल्लवी बाहर खेल रही होती है, तभी वहाँ पर एक उषा नाम की औरत आती है और वो पल्लवी से कहती है, अरे पल्लवी, तू यहाँ पर क्या कर रही है? और तेरी माँ कल मुही कहाँ मर गई? आप मेरी माँ से ऐसी बात क्यों कर रही हैं? अरे, तेरी माँ ने काम ही ऐसा किया है, इस वजह से मैं तेरी माँ से इस तरह बात कर रही हूँ। और मैं ही क्या, पूरा गांव तेरी माँ से इस तरह ही बात करता है। आपको कोई हक नहीं है मेरी माँ से इस तरह बात करने का। आप यहाँ से जा सकती हैं। तभी वहाँ पर सुमन आ गई और उन दोनों की बातों को सुन लिया और उसने उषा से कहा, तुम्हें इस तरह मेरी बेटी से बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें जो कुछ भी बात करनी है मुझसे करो।
पता है कि तुम कितनी दूध की धूली हो जो इस तरह मुझ पर अकड़ रही हो। अपनी अकड़ ना अपने पास ही रखो। मैं अपनी अकड़ अपने पास ही रख रही हूँ और तुम यहाँ से जा सकती हो। वैसे भी गांव से तो निकाल दिया है, अब जीने नहीं देना चाहती हो क्या? तुम जैसे लोगों की वजह से ही हम लोग चैन से जी नहीं पाते हैं और हमें आत्महत्या करनी पड़ती है। मैंने कब कहा कि तुम आत्महत्या करो? वैसे भी तुमने जो काम किया है ना, उसे करने के बाद तो तुम्हें मर ही जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों जिंदा हो। और ये कहकर उषा वहाँ से चली गई। उषा के जाने के बाद सुमन की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपने आंसू छुपा लिए और अपनी बेटी से कहा, बेटी, हमें इन लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए। ये लोग तो बस ऐसे ही हम लोगों को भड़काने आते हैं। और ये कहकर वो अपनी बेटी को अपने घर के अंदर ले गई। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन की बात है, पल्लवी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी वहाँ से एक टीना नाम की परी गुजरी और टीना परी ने पल्लवी से कहा, अरे बेटा, तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी घर पर है। मैं यहाँ पर अपने सवालों के जवाब लेने के लिए बैठी हुई हूँ। अच्छा, ऐसे कौन से सवाल है तुम्हारे जिनके तुम्हें जवाब चाहिए? तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। ये सुनकर पल्लवी टीना परी को अपने सारे सवाल बता देती है, जिन्हें सुनकर वो पल्लवी से कहती है, क्या तुम मुझे अपनी माँ के पास लेकर चल सकती हो? हाँ चलो, मैं तुम्हें अभी अपनी माँ के पास लेकर चलती हूँ। इसके बाद पल्लवी टीना परी को अपनी माँ के पास ले जाती है। परी को देखकर सुमन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और परी से कहती है, अरे आप कौन हैं और आप मेरी बेटी के साथ क्या कर रही हैं? अरे तुम घबराओ मत, मैं एक परी हूँ और जब मैंने तुम्हारी बेटी को अकेले बैठे देखा तो मैं उसके पास आ गई। वैसे तुम्हारी बेटी को सवालों के जवाब चाहती है तो तुम उसे उसके सवालों के जवाब क्यों नहीं देती हो? अरे आप तो परी हैं, तो आपको तो पता ही है कि उसे कौन से सवालों के जवाब चाहिए और अभी उसकी उम्र नहीं है जो मैं उसे वो सब बता पाऊँ। नहीं, ये तुम्हारी सोच है। यदि तुम अपनी बेटी को सब कुछ बता दोगी तो इससे उसकी नजरों में तुम्हारी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी और उसे पता लग जाएगा कि आखिर तुम्हारे साथ गांव वालों ने ऐसा क्यों किया, तो वो आगे चलकर कभी भी तुमसे कोई भी सवाल नहीं पूछेगी। ये सुनकर सुमन अपनी बेटी को सब कुछ बता देती है, जिसको सुनकर उसकी बेटी पल्लवी अपनी माँ से कहती है, तो माँ, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरी खातिर गांव को छोड़ दिया। मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। ये सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बच्ची को गले से लगा लिया। ये देखकर टीना परी बहुत खुश हुई और उसके बाद टीना परी ने सुमन से कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकती हूँ, पर मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसी कर दूंगी जिससे तुम और तुम्हारी अपनी बेटी पूरी जिंदगी आराम से जियोगी और तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कहकर टीना परी ने अपने जादू से सुमन के घर को आलीशान महल में बदल दिया। साथ ही उसके घर में हर सुविधा कर दी। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो गयी। इसके बाद पल्लवी टीना परी से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी, जो आपने मेरा घर सुंदर बना दिया। इसमें धन्यवाद की कोई भी बात नहीं। मुझे खुशी है कि तुम्हारी माँ तुमसे इतना प्यार करती है और तुम भी अपनी माँ से उतना ही प्यार करना और इन्हें कभी भी दुख ना पहुँचाना। और ये कहकर टीना परी वहाँ से चली जाती है। टीना परी के जाने के बाद पल्लवी अपनी माँ के गले से लग जाती है और अब उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे और अब वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। और अब दोनों खुश होकर उस मकान में रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, गाजीपुर नाम के एक गांव में कौशल्या अपनी बेटी सिंड्रेला के साथ रहती थी। सिंड्रेला जब 6 महीने की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद कौशल्या ही सिंड्रेला की माँ भी थी और पिता भी थी। कौशल्या अपनी बेटी सिंड्रेला पर जान छिड़कती थी और सिंड्रेला भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही सिंड्रेला दिखने में बहुत खूबसूरत थी। बालों का रंग सुनहरा, रंग गोरा और आंखें तो बिल्कुल झील की तरह गहरी थी। घर चलाने के लिए और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए कौशल्या लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। अब सिंड्रेला बड़ी हो चुकी थी, इसलिए कौशल्या को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। वो अक्सर मन में एक ही बात सोचा करती थी,
बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी की उम्र निकली जा रही है। पता नहीं मैं उसकी शादी कब करवा पाऊंगी। गरीबी के कारण कोई शादी के लिए हाँ ही नहीं करता है। हे माता रानी, मेरी बच्चे के लिए कोई पढ़ा लिखा समझदार लड़का भेजो, उसके अच्छे घर में शादी करवा दो। तभी वहाँ पर सिंड्रेला आती है और कहती है, माँ आपको पता है हमारी बगल वाली मंजू है ना, अगले महीने उसकी शादी होने वाली है। बताना, अभी तो वो मुझसे भी छोटी है और उसके घर वाले उसकी शादी करवा रहे हैं। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। बेटी, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढे ताकि बच्चे जिंदगी भर खुश रह सके। माँ, क्या लड़कियों को शादी करना जरूरी होता है? उन्हें क्यों माँ बाप को छोड़कर दूसरे घर में जाना पड़ता है? बेटी, ये तो दुनिया का दस्तूर है, इसे कोई नहीं बदल सकता। देखना, मैं भी तेरे लिए एक राजकुमार जैसा लड़का ढूंढूंगी। लेकिन माँ, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे शादी नहीं करनी। चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। लड़कियों को शादी करके दूसरे घर जाना पड़ता है। मुझसे शादी वादी की बात मत क्या करो माँ। इतना कहकर सिंड्रेला घर के अंदर चली जाती है और खाना खाकर सो जाती है। सिंड्रेला को सोता हुआ देख कौशल्या सोचती है, कितनी मासूम है मेरी बच्ची, इसको दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। हे माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाओ, मेरी बच्चे के लिए किसी राजकुमार को भेज दो। इतना कहकर कौशल्या भी सो जाती है। अगले ही दिन शहर से एक राहुल नाम का लड़का गांव घूमने आता है। राहुल शहर में पला बड़ा 25 साल का नौजवान लड़का था। वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत था, साथ ही दिल का भी बहुत अच्छा था। उसने हमेशा से शहर का भीड़ भाड़ ही देखा था, इसलिए वो गांव की सुंदरता और शांति देखने आया था। वो जैसे ही गांव में आता है, उसे सबसे पहले कौशल्या दिखती है। वो कौशल्या से कहता है, नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। आंटी, मैं यहाँ का अतिथि हूँ, मैं शहर से आया हूँ। मैंने सुना था गांव बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए गांव घूमने आया हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद बेटा? मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, क्या आप मेरे रहने का कोई इंतजाम करवा सकती हैं? ये लो, कैसी बात कर दी तुमने। तुम हमारे अतिथि हो और अतिथि तो भगवान के बराबर होते हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। हमारे घर में वैसे भी मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं। तुम कुछ दिन रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कौशल्या राहुल को अपने घर ले आती है। घर आते ही राहुल की नजर सिंड्रेला पर पड़ती है। वो सिंड्रेला को देखता रह जाता है। फिर कौशल्या कहती है, बेटा, ये मेरी बेटी है, इसका नाम सिंड्रेला है। 22 साल की हो गई है, लेकिन दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है। हर वक्त शरारत करती रहती है। अगर इसने तुम्हारे साथ कोई शरारत की तो बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं तो चाहता हूँ ये मेरे साथ शरारत करे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। चलिए, आप मुझे अपना घर दिखा दीजिए। कौशल्या राहुल को अपना घर दिखा देती है और उसे खाट पर बिठाकर मिट्टी के गिलास में चाय देती है। क्या यहाँ सभी मिट्टी के गिलास में चाय पीते हैं? तब सिंड्रेला जवाब देती है, हाँ जी, यहाँ खाना चूल्हे पर बनाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा प्रकृति की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। शहर की तरह यहाँ मॉडर्न चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। बस इसीलिए तो मुझे गांव बहुत पसंद है। इसी तरह राहुल कौशल्या के घर में रहने लगता है और सिंड्रेला उसे पूरा गांव घुमाती है। राहुल को सिंड्रेला का साथ बहुत अच्छा लगता है। कहीं न कहीं सिंड्रेला को भी राहुल का साथ बहुत अच्छा लगता था। मन ही मन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन दोनों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने प्यार का इजहार कर सके। इसी तरह काफी समय बीत गया और राहुल की छुट्टियां खत्म हो गई। सिंड्रेला, अब मुझे वापस शहर जाना होगा। गांव में ये दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं गांव आता रहूंगा। तुम मुझे मिस करोगी ना? हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गई हो। ऐसा कहकर सिंड्रेला थोड़ी उदास हो जाती है। राहुल कौशल्या के पैर छूता है और सिंड्रेला की तरफ देखता है और उसे बाय करके चला जाता है। राहुल के जाने के बाद सिंड्रेला शांत रहने लगी थी। पहले वाली चंचल सिंड्रेला अब शांत रहा करती थी।
एक दिन कौशल्या सिंड्रेला से कहती है, क्या बात है मेरी बच्ची, तुम बदल कैसे गई? मेरी वो वाली सिंड्रेला कहाँ है जो हर वक्त शरारत करती रहती थी, बदमाशियाँ किया करती थी? माँ, समय के साथ सब बदल जाता है, मैं भी बदल गई हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला वहाँ से उठकर चली जाती है। एक दिन कौशल्या के घर एक चिट्ठी आती है। सिंड्रेला, बेटा जरा इसे पढ़ना तो, पता नहीं हमें चिट्ठी किसने भेजी है। सिंड्रेला चिट्ठी पढ़ती है। चिट्ठी राहुल की थी। उसमें लिखा था कि अगली सुबह राहुल उन लोगों से मिलने आ रहा है। सिंड्रेला ये बात अपनी माँ को बताती है। अब तो सिंड्रेला की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश थी। अगले दिन राहुल आता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इस बार वो दोनों अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। सिंड्रेला, यह 1 महीना मैंने तुम्हारे बिना कैसे गुजारा है, यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। इस बार मैं जब भी आऊँगा सीधा बारात लेकर आऊँगा। सिंड्रेला खुश हो जाती है। कुछ दिन रहकर राहुल वापस चला जाता है। दूसरी तरफ कौशल्या को सिंड्रेला और राहुल के प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था। इस बात से अनजान वो सिंड्रेला के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थी। गांव के सरपंच का बेटा सिंड्रेला की खूबसूरती के पीछे दीवाना था। उसको सिंड्रेला से प्यार नहीं था, सिर्फ उसकी खूबसूरती से प्यार था। इसलिए वो कौशल्या से सिंड्रेला का हाथ मांगता है। कौशल्या बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरी बेटी के लिए सरपंच के बेटे का रिश्ता आया है। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। मैं अभी ये खुशी की बात सिंड्रेला को बताकर आती हूँ। कौशल्या सिंड्रेला के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। सारी बात जानकर सिंड्रेला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सरपंच के बेटे को अच्छे से जानती थी। नहीं माँ, मैं सरपंच के बेटे से शादी नहीं करूँगी। वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। हमारे स्कूल के बाहर वो लड़कियों को छेड़ता था। कौशल्या को लगता है सिंड्रेला शादी करना नहीं चाहती, इसलिए ये सब बोल रही है। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है तुम बके जा रही हो। तुम्हारी शादी सरपंच के बेटे से होगी और अगले हफ्ते ही होगी। इतना कहकर कौशल्या चली जाती है। सिंड्रेला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो राहुल को चिट्ठी लिखती है। उस चिट्ठी में सिंड्रेला सब कुछ लिखती है और उसे डाकघर में दे आती है। जब उसकी चिट्ठी राहुल तक पहुंचती है तो राहुल भी परेशान हो जाता है और बिना समय गवाए तुरंत गांव पहुंच जाता है और सिंड्रेला से कहता है, सिंड्रेला, मुझे लगता है हमें आंटी जी को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं माँ कुछ गलत न समझ जाए। राहुल, मैं सरपंच के बेटे से शादी नहीं कर सकती। तुम चिंता मत करो सिंड्रेला, हम कौशल्या आंटी को समझाएंगे। मुझे यकीन है वो हमारी बातों पर जरूर भरोसा करेंगी। राहुल सरपंच के बेटे पर नजर रखने लगता है और उसके सारी बुरी आदतों को अपने कैमरे में तस्वीर खींच लेता है और सारे प्रूफ के साथ वो कौशल्या से बात करने जाता है। आंटी जी, आज मैं आपसे बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। मैं और सिंड्रेला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सिंड्रेला सरपंच के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। क्या कहा तुमने? अरे तुम दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? अगर सरपंच जी को ये बात पता चली तो वो तुम दोनों को गोली मार देंगे। राहुल सरपंच के बेटे की सारी करतूत कौशल्या को दिखाता है। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सरपंच जी बहुत खतरनाक है। अगर उन्हें इन सब के बारे में कुछ भी पता चला तो वो हम तीनों में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम तीनों यहाँ से भाग जाएंगे आंटी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उसी रात राहुल, कौशल्या और सिंड्रेला अपना सामान बांधकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी सरपंच के आदमी उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और एक कमरे में कैद कर लेते हैं। हम तो और ज्यादा फंस गए। कल सुबह सरपंच को सब कुछ पता चल जाएगा और वो हम तीनों को मार डालेगा। हे माता रानी, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। मैं अपनी बेटी को गलत हाथ में नहीं जाने दे सकती। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ की थी। माता रानी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, उसके प्यार को बचा लीजिए। तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है और एक जादुई गाउन प्रकट होता है। गाउन में से आवाज आती है, कौशल्या, तुम चिंता मत करो। तुमने हमेशा माता रानी की पूजा की है। मुझे माता रानी ने ही भेजा है। मैं तुम तीनों को कुछ नहीं होने दूंगी। सिंड्रेला,
तुम मुझे पहन लो। उसके बाद तुम एक जादुई लड़की में बदल जाओगी। फिर तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। सिंड्रेला उस गाउन को पहन लेती है। गाउन को पहनते ही उसे एक शक्ति का एहसास होता है। वो कहती है, मैं चाहती हूँ हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं। सिंड्रेला के इतना कहते ही वो लोग उस कैद से बाहर निकल जाते हैं और सरपंच का खतरा उन पर से टल जाता है। वो तीनों जादुई गाउन की मदद से सही सलामत शहर पहुँच जाते हैं। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समझा। बेटा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। जीवन भर मेरी बेटी का साथ देना बेटा। हाँ आंटी जी। उसके बाद कौशल्या राहुल और सिंड्रेला की शादी करवा देती है। फिर वो तीनों शहर में ही अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।